हेलो एवरीवन और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एक नई वैकेंसी के बारे में। वीडियो में हम इसके बारे में सारी की सारी बात करेंगे कि इसकी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, एज कितनी चाहिए, पेपर में क्या कुछ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, इसकी फीस कितनी लगने वाली है। सारी की सारी बातें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखें। पहले बात करें नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन 3 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और इसके फॉर्म भी अब चालू हो चुके हैं, क्योंकि आज है अपने 6 दिसंबर, तो 6 दिसंबर को इसके फॉर्म भी इसके चालू हो चुके हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी कि इसका लेवल कौन सा है, तो ये पे मैट्रिक्स लेवल ये 4 की है, तो आपको अच्छी खासी इसकी सैलरी देखने को मिल रही है। फिर हम देखें कि इसकी जो वैकेंसी पोस्ट है वो पोस्ट कितनी है, तो पोस्ट इसकी ज़्यादा नहीं है, मात्र इसकी 44 वैकेंसी है। ये जो अपने रेडियो ऑपरेटर वगैरह की होती है ये ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, कुछ मात्र ही वैकेंसी, गिनी चुनी ही वैकेंसी ये आती है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो जनरल या अनरिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी 20 वैकेंसी है। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4 वैकेंसी है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पे 11 वैकेंसी है। जो एसटी कैंडिडेट है, सॉरी जो एससी कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे 9 वैकेंसी है। और यहाँ पे एसटी की कोई भी यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से तो ये वैकेंसी है। फिर यहाँ पे जो रिजर्वेशन वाली वैकेंसी है वो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली भी बताई गई है, जिसमें एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे 2 है और जो फीमेल है उनकी यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी देखने को मिल रही है। फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्म जिस दिन नोटिफिकेशन आया 3 दिसंबर, उसी दिन फॉर्म इसके चालू हो गए थे और 2 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप जल्द से जल्द जाके अपना यहाँ पे फॉर्म है वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, तो आपको ओटीआर के थ्रू अप्लाई यहाँ पे चीज़ें करनी होगी। आपको किस तरीके से ओटीआर करना है, अगर आपने पहले से ओटीआर में कर रखा है रजिस्ट्रेशन तब तो बढ़िया, नहीं कर रखा है तो इसका भी मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। 2 वीडियो आएंगे। पहला तो मैं ओटीआर के बारे में बनाऊंगा कि ओटीआर किस तरीके से करना है, फिर मैं जो ये फॉर्म भरेंगे हम उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे चलने वाली है। तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी वहाँ पे दे दूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे करना होगा। ओटीआर में आप लोग जानते होंगे कि आपको एक बार ही पेमेंट करना है, बार बार में आपको इसमें फीस नहीं लगती, तो ये इसका अच्छा यहाँ पे फ़ायदा है। इसकी जो फीस दे रखी है वो कितनी है, तो अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो यहाँ पे 500 रुपये फीस है, और जो एससी एसटी उनके यहाँ पे 400 रुपये फीस है। हालांकि हम जानते हैं कि ओटीआर है तो ओटीआर है तो फीस इसमें नहीं लगेगी, फीस एक बारी इसमें करनी होती है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी की बात की है, जो आप लोग जानते हैं क्या कुछ चीज़ इसमें रहनी चाहिए। फिर हम जो अपना मेन सेक्शन है हम उसकी तरफ चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ, कि हाँ हमने वैकेंसी देख ली लेकिन कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 12th पास है, और 12th पास कौन सी स्ट्रीम से, अगर आपके पास है मैथ्स प्लस फिजिक्स, मैथ्स प्लस फिजिक्स है आपके पास 12th में, तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ये बेसिक सी इसमें रिक्वायरमेंट है। और आप अपीयर्ड अगर कैंडिडेट, इसमें ये कहा कि अपीयर्ड कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर अपीयरिंग है, अभी अपीयर्ड हुए हैं, तो वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्रूशियल डेट, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है 2 जनवरी है, उससे पहले पहले आपने एजुकेशन पूरी कर ली हो तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम एज की बात कर लेते हैं, अब इसकी एज यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। तो एज काउंट कब की जाएगी, पहले बात करूँ एज कब काउंट की जाएगी, तो एज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 को एज काउंट की जाएगी। इस डेट को आपकी मिनिमम एज तो होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 22। तो 18 से 22 के बीच में एक साथ 2025 को अगर आप है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर डीओ भी आपकी 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर आपकी डीओ भी है, इनके बीच में, तब आप इस फॉर्म में आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह इनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, वो हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे कि कितना कितना यहाँ पे रिलैक्सेशन हमें देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे एक मैरिटल स्टेटस के बारे में एक बात और लिखी है, इसमें ये लिखा है कि जैसे कोई भी मेल या फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने क्या है दूसरी शादी कर ली है और उनकी पहले से ही एक वाइफ है, तो वो क्या है इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर कोई एक ऐसा भी कैंडिडेट है जो क्या है पहले से ही मैरिड है, फिर उसने दोबारा शादी कर लिया, तो वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें कही गई है कि वो वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे फिजिकल के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा है, वो हम थोड़ा आगे बाद में यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से इसमें फिजिकल है रहने वाला है। इसका जो एग्ज़ाम का स्कीम है, जो पेपर की स्कीम है वो किस तरीके से रहने वाले है। तो सबसे पहले बात करूँ तो इसका पेपर ऑफलाइन आपको देखने को मिलेगा, ऑफलाइन मोड में ओएमआर बेस्ड आपका पेपर इसमें रहने वाला है। और टोटल 400 नंबर का आपका इसमें पेपर देखने को मिलेगा। 400 नंबर का पेपर होगा। पेपर में क्या कुछ रहेगा, तो 4 सेक्शन में यहाँ पे पेपर को डिवाइड किए गए। सेक्शन फर्स्ट में आपको हिंदी देखने को मिलेगी, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और
100 नंबर का ये सेक्शन यहाँ पे रहेगा, तो मतलब आप 2.5 नंबर का एक अंक मान के चल सकते, सॉरी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आप मान के चल सकते हैं। फिर सेक्शन सेकंड में आपका जो जनरल साइंस हो गया, आपका जीएस वाला सेक्शन है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह सब कुछ आ जाएगा, उसके भी 40 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का यही रहेगा। फिर आती है मैथ्स, मैथ्स का आपके 40 क्वेश्चन और वही 100 नंबर का। लास्ट में आपकी बच जाती है रीजनिंग, रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन और 100 नंबर का। टोटल यहाँ पे 160 तो क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे रह गया। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इंग्लिश इसमें नहीं है, खाली इसमें हिंदी हिंदी दी, खाली आपको हिंदी ही इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें एक पॉइंट और लिखा है, इसमें यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि जो हर एक सब्जेक्ट है उसमें आपको मिनिमम 50% आपको मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे, वरना आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो इसमें अलग अलग सेक्शन वाइज आपको 50% यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर यहाँ पे लाने होंगे। अभी यहाँ पे जैसे नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे इसको देखा था तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे मुझे नहीं दिखा था। इसमें अब टाइमिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, इसमें टाइम कितना दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे, 150 मिनट आपको दिए जाएंगे और टोटल यहाँ पे क्वेश्चन हो गए 160। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे एक बात और लिखी है कि यहाँ पे ओएमआर की है, ओएमआर है जो ओएमआर शीट मिलेगी उसका आपको 3 कॉपी आपको मिलेगी, जिसमें क्या ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो क्या स्कैनिंग के लिए प्रयोग की जाएगी, और जो सेकंड कॉपी होगी वो बोर्ड के लिए यहाँ पे है, वो बोर्ड को देनी होगी, और जो तीसरी कॉपी है वो यहाँ पे कैंडिडेट के पास जाएगी। अगर आपने ओरिजिनल कॉपी अगर आप अपने साथ ले गए हैं तो आपका पेपर चेक नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप पेपर में एब्सेंट है, तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। तो वो तो जब आप पेपर दोगे तब आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाएगी कि यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे चलने वाली है। और यहाँ पे अगर कुछ और बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि मुझे नेगेटिव के बारे में मैंने पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे अभी तक तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखी थी। लेकिन अगर आपको पता है नेगेटिव के बारे में क्या कुछ चीज़ें इसमें है तो आप लोग कमेंट में कर देना, ताकि और जितने भी कैंडिडेट है उनको यहाँ पे नेगेटिव के बारे में पता चल जाए कि इसमें नेगेटिव एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। यहाँ पे फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, और आप अगर एससी कैंडिडेट है, अगर एससी कैंडिडेट के मेल अगर कैंडिडेट है तब आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एससी वालों को भी शामिल किया गया है। और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहाँ पे। हालांकि एसटी कैंडिडेट की कोई भी हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। फिर बात करते हैं अपने चेस्ट की। तो चेस्ट के बारे में क्या है कि अगर जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और एससी कैंडिडेट है तो उनके लिए कितने होगी, उनके लिए होगी अपने 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए बिना फुलावट के साथ। इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी है, ऐसा नहीं कि इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लिखा है तो वो शामिल नहीं, उनको भी इसमें शामिल ही किया गया है। तो उनके लिए क्या है, बिना फुलावट के साथ 79 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का इसमें फुलावट है। तो आपको फुलावट के साथ कम से कम 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होना चाहिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं अगर चेस्ट की बात की जाए एसटी वाले कैंडिडेट तो 77 सेंटीमीटर और फुलावट के साथ मिनिमम 82 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए। वहीं मिनिमम यहाँ पे दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर सीने का फुलावट अनिवार्य है। और अगर बात कीजिए हम फीमेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में, तो फीमेल वालों के लिए हाइट यहाँ पे 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी वाली फीमेल को छोड़कर। बाकी एसटी के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखी गई है। अब जो फीमेल है उनका यहाँ पे मिनिमम वेट 40 केजी यहाँ पे होना चाहिए। अगर वेट उनका 40 केजी से कम है तब उनको डिस्क्वालीफाई यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो 40 केजी से ज़्यादा आपका वेट यहाँ पे होना चाहिए, तो इस बात का भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है रनिंग, उसके बारे में बताया गया है। तो रनिंग आपकी कितनी है, तो रनिंग अगर आप है मेल कैंडिडेट है, कोई सी भी कैटेगरी हो, अगर आप मेल कैंडिडेट है तब आपको 4800 मीटर यहाँ पे यानी कि 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना है। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 28 मिनट, 28 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। वहीं अगर आप फीमेल है, फीमेल है तो ये रनिंग आपकी आधी हो जाएगी यानी कि 2400 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 2.4 किलोमीटर। यहाँ पे लिखा है 2.4 किलोमीटर और ये रहा 4.8 किलोमीटर। तो 2400 मीटर के लिए आपको 16 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो ये तो है फीमेल के लिए और ये है मेल कैंडिडेट के लिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस चीज़ से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कुछ और चीज़ें यहाँ पे लिखी है यहाँ पे जिनको हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काम में नहीं आने वाली है। फिर यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बात की गई है कि एज में रिलैक्सेशन है वो हमें किस तरीके से देखने को मिलने वाला है। तो एज में रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें लिखी है किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलने वाली है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो रिजर्वेशन है, जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो जैसे अगर आप SC कैंडिडेट है तब आपको जैसे रिजर्वेशन, ओवरऑल रिजर्वेशन वैकेंसी में आपको 21% रिजर्वेशन है। और आपको जो एज में रिलैक्सेशन है वो आपको मैक्सिमम आपको 5 साल तक का आपका जो रिलैक्सेशन है एज है उसमें आपको देखने को मिलने वाला है। फिर यहाँ पे प्रमाण पत्र कौन सा होना चाहिए, तो आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से जो ऑफिसर है उसके द्वारा इसको यहाँ पे जारी किया जाए, मतलब जो आपका जारी करने वाला जो ऑफिसर है उसके बारे में बताया कि हाँ इनके द्वारा यहाँ पे साइन किए हुए होने चाहिए। जिसे हम बनवाते हैं तो उसमें लिखा, नीचे लिखा होता है ना अधिकारी का नाम, तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ये वाला गेजिटेड ऑफिसर यहाँ पे आपका होना चाहिए। फिर बारी आती है ST कैंडिडेट की। 2% रिजर्वेशन की बात की गई है इसमें, उनको भी मिनिमम 5 साल का इसमें जो एज में रिलैक्सेशन है। वहीं OBC की बात करें तो OBC वाला को भी 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे एज में दिया गया है। ये ओवरऑल जो आपका वैकेंसी में रिजर्वेशन वो 27% है। फिर बच जाता है अपना EWS। तो EWS को हम जानते हैं कि 10% तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इनको एज में कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली वैकेंसी है उनमें भी हमें रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप पढ़ लेंगे, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि जो अगर आप एक कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट है वो अपना जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है प्रस्तुत करेंगे वो क्या कुछ होना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि जो जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले पहले का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका बना होना चाहिए, वरना आपको क्या है डिस्क्वालीफाई यहाँ पे किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, लास्ट डेट से पहले पहले का आपका अवश्य बना होना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना यहाँ पे पड़ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे EWS वालों के लिए यहाँ पे अलग से एक पॉइंट और है, EWS वालों के लिए ध्यान में रखना, क्योंकि EWS वालों को जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनवाना होता है। तो उनकी फाइनेंशियल ईयर कितनी है, तो 1 अप्रैल 2024-25 के बाद का अगर आपके पास है EWS वालों के लिए तभी मान्य होगा। अगर इससे पहले वाला है तो आपका नहीं चलेगा। तो ये काम करेगा 2025-26 के लिए। 2025-26 के लिए ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 1/4/2026 तक। फिर बाद में आपको नया बनवाना पड़ेगा। यही आपके OBC वालों के लिए, OBC वालों के लिए भी ये यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि इनके बीच में बना होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपका मार्च का बना हुआ हो, फरवरी या फिर जनवरी का हो, तो वो आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे अगर हम थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है जो हमें पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक पॉइंट और है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि फीमेल जो भी जितनी भी फीमेल है उनकी क्या है पे शादी हो चुकी है, मैरिड है। अब उनको भी क्या है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। जैसे अगर आप OBC या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं तब आपको यहाँ पे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अब आपका अपने फादर की साइड से बना होना चाहिए। इसमें ये यहाँ पे कहा गया है, ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर लिया तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो अब नए बन गए हैं, आपका जो ससुराल है वहाँ पे आपका नाम वगैरह जुड़ गया है, तो आपको वहाँ से नहीं बनवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके जो फादर का नाम है उन्हीं का ही होता है, उन्हीं के ही बेसिस पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनने वाला है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, खास करके जो फीमेल वाली कैंडिडेट है उन्हीं के लिए यहाँ पे है। फिर ऑनलाइन जो हम अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है। इसमें UTR से किस तरीके से करना है, सॉरी OTR से किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके लिए हमें डिजी लॉकर अकाउंट की भी ज़रूरत होती है, अगर आपके पास है तो बढ़िया, नहीं है तो आप डिजी लॉकर अकाउंट भी आसानी से अपना इजीली ओपन कर सकते हैं। तो इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट पहले यहाँ पे खोल ले। फिर यहाँ पे फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करनी है, तो आपको एकदम बढ़िया लेटेस्ट वाली नई फ़ोटो अपलोड करनी है, पुरानी फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। फिर सिग्नेचर के बारे में कहा गया है कि कितनी कितनी बीच में KB के बीच में क्या होनी चाहिए, तो वो मैं सारा का सारा यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, क्या कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फिर यहाँ पे डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर के बारे में बताया गया कि जैसे आपकी जैसे 10th और 12th की जो आपकी डिग्री वगैरह होगी, आपकी जो मार्कशीट है वो सारा का सारा सिस्टम आपको डिजी लॉकर में आपको अपलोड करके रखना होगा। और डिजी लॉकर में ही हम सारी की सारी चीज़ें वो वेरीफाई कर लेंगे। तो डिजी लॉकर में आपको जो भी अपना जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप ऐड कर लेंगे, जैसे ID वगैरह हो गई है, 10th 12th की मार्कशीट है वो आप वहाँ पे अपलोड कर लेंगे, उसको ऐड करके रख लेंगे। फिर वहाँ से चीज़ें अपने आप ही वेरीफाई यहाँ पे कर ली जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी है। फिर अगर हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमें इसका जो सिलेबस है उसके बारे में हमें देखने को मिल रहा है कि सिलेबस इसका आखिरकार क्या कुछ रहने वाला है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। पहले ऊपर इंग्लिश का सिलेबस लिखा है और यहाँ पे जनरल जो साइंस वगैरह है उसका यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, जो जनरल स्टडीज़ हम भी इसको बोल देते हैं। फिर यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस दे रखा है और यहाँ पे नीचे अगर बात करेंगे
तो यहाँ पे रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। आई होप कि आपको चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। अब आपको अगर ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जो यूपी पुलिस है उसकी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपको OTR के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्टर हेयर। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार ID या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर, आप इनमें से कोई भी कर लेंगे, आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे है सहायक परिचालक, ये पहले पहले सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ऊपर यही है। तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जैसे मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया है तो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लेंगे और जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं वो आप लोग फिर से एक बार दोबारा देख लेंगे। तो ये था वीडियो, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं, साथ ही आप लोग शेयर भी कर सकते हैं और चाहो तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।